हाय दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2020, दिन बृहस्पतिवार। आज की मुख्य खबरें हैं, इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आज की सबसे पहले ताज़ा खबर है कि सामरिक चोटियों से भारतीय जवानों को नहीं हटने के लिए चाइना को दो टूक कहा। यानी भारत ने सामरिक चोटियों से हटने के लिए दो टूक कह दिया कि भारत की सेनाएं इन चोटियों से नहीं हटेगी। आखिरकार चाइना भी कमज़ोर स्थिति में नहीं पड़ रही है। चाइना की जो सेना है ये फिंगर 4 से धीरे धीरे 2-3 महीने के दौरान फिंगर 8 तक के इस इलाके में आ गई थी। लेकिन चाइना की जो सेना है अब फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि इस इलाके से फिंगर 4 पर जाने के लिए तैयार नहीं है, यानी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रही है। दूसरी तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना से मुकाबला करने के लिए विकास रेजिमेंट की 7वीं बटालियन को वहाँ पे भारत ने तैनात किया है। 7वीं बटालियन ने कारगिल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसके शौर्य को भूला नहीं जा सकता है, इसलिए इस बटालियन को चाइना से मुकाबला करने के लिए भेजा है। लेकिन अमेरिका बार बार सिर्फ एक ही दावा करता है कि चाइना जो घुसपैठ कर रहा है भारत के अंदर, और फ़िलहाल की जो ताज़ा घुसपैठ है वो केवल भारत को भड़काने के लिए, यानी उकसावे के लिए कर रहा है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि भारत कोई हड़बड़ी में कोई जल्दी गलती करे चाइना के ख़िलाफ़ और उसको इंटरनेशनल मंच पर ले जा कर के उठाया जाए या बार की सिचुएशन में आ जाए, तो अमेरिका ये सुझाव दे रही है। अब दूसरा पॉइंट है कि भारत द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए हाल फिलहाल में क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो देखो, भारत ने पहले जब गलवान घाटी का जो मुद्दा हुआ था उसमें हिंसक झड़पें हुई थी, उस समय भी आर्थिक मोर्चे पर प्रहार किया था, और आज भी भारत चाइना के आर्थिक मोर्चे पर ही प्रहार कर रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है, पहले टिकटॉक समेत 59 ऐपों पर बैन लगाया गया था। अब दूसरी बार पबजी, चैटवर्क, चैट रीडिंग, ऐसे जो ऐप लॉक, इस तरीके के जो ऐप हैं इन पे भी भरपूर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ये लगभग 118 ऐप हैं, इन 118 ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये चाइना के जो ऐप हैं अब यहाँ भारत में नहीं चलेंगे। आखिरकार भारत ने इन ऐपों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? इसका कारण है, देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो भारत का है, इसके द्वारा बताया गया है कि ये जो ऐप हैं, यानी यह ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से निजी जानकारी चुराते हैं। यानी जो लोग इन ऐपों का उपयोग करते हैं वो इन्हें एंड्रॉयड या iOS प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं, तो इनकी जो प्राइवेसी यानी डाटा है उसको ये लोग इन कंपनियों को दे देते हैं, और उनका ये कंपनियां अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाती हैं और इस डाटा को ले जा कर के मिस यूज करती हैं, गलत तरीके से यूज करती हैं। जैसे कि टेररिस्ट के लिए यूज कर देती हैं, कभी पाकिस्तान को बेच देती हैं। तो इस तरीके से भारत के द्वारा बताया गया है कि ये देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता और रक्षा के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए भारत ने इन ऐपों पर प्रतिबंध लगाने का ये एक कारण बताया है कि देश की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए भारत कोई समझौता नहीं कर सकता है, इसलिए इन ऐपों को बंद किया जाता है। दूसरी ओर चीन की एक हुवावे कंपनी है, ये बॉबी नहीं है, हुवावे, यानी हुवावे कंपनी है जो 5G योजना पर कार्य कर रही है। इस 5G योजना से बाहर करने के लिए, इस हुवावे कंपनी को इस 5G योजना से बाहर करने के लिए भी इंडिया कार्य कर रही है। दूसरा है
तो देखो ये इस कंपनी से अलावा देखो 40 चुनिंदा चीनी आयातित वस्तुएं हैं जिन पे अभी चाइना से जो वस्तुएं आती हैं भारत में तो कुछ छूट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अब उनको भारत क्या करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्क सूची में शामिल कर लेगा जो 400 वस्तुएं, और उनका रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चाइना का आयात महंगा हो जाएगा और यहाँ पे कम खरीदारी होगी, तो यानी जो है आयात महंगा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है देखो, चाइना की तो बात छोड़ो, अगर पाकिस्तान को देखें तो LOC पर पाकिस्तान द्वारा लगातार गोलीबारी जारी हो रही है, जिसमें उससे पहले यानी 30 अगस्त को भी एक JCO शहीद हुए थे, और आज भी राजेश कुमार जो JCO हैं ये भी शहीद हो चुके हैं। तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर के साथ साथ भारत को अटैक कर रहे हैं, हमें दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा एक साथ। नेक्स्ट है संसद के मानसून सत्र। देखो संसद का मानसून जो सत्र है ये 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसमें सरकार ने बताया था कि प्रश्नकाल को समाप्त किया जाए, लेकिन विपक्ष ने दबाव डाला तो सरकार ने प्रश्नकाल को एक सीमित करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने कहा प्रश्नकाल शुरू करना चाहते हो तो एक सीमित दायरे में कीजिए। तो सरकार सीमित प्रश्नकाल की शुरुआत करेगी। देखो प्रश्नकाल के दौरान होता क्या है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है तार्किक, ठीक, और दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं गैर तार्किक। तार्किक प्रश्नों में जो पूछने वाला मंत्री होगा और जो जवाब देने वाला मंत्री होगा वो मौखिक रूप से जवाब देगा, लेकिन गैर तार्किक के अंदर यानी दोनों ही विकल्पों को चूज कर लिया जाएगा, ओरल और रिटन में। यानी कि गैर तार्किक में जो पूछने वाला व्यक्ति होगा वो ओरल भी पूछ सकता है और रिटन में भी पूछ सकता है। इसके अलावा देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखो शून्यकाल को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इसका जो शून्यकाल 1 घंटे का होता था, कभी कभी ज़्यादा भी कर दिया जाता था। अब इसका केवल घटा करके टाइम आधा घंटा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जो विपक्ष आरोप सरकार पर लगाएगा वो आरोप लगाने के लिए, यानी कि भाई आरोप नहीं लगेंगे सरकार पर तो सरकार जब तक सुधरेगी नहीं, और सरकार भी किसी कार्य या योजना को लेकर के सजग नहीं होंगी जब तक उसके सामने कोई विरोधी नहीं होगा। और लोकतंत्र की सबसे अहम बात यह है कि अच्छी सरकार के सामने विपक्ष जरूर होना चाहिए, तभी जा कर के एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान बन सकती है। क्योंकि सरकार को सतर्क करने के लिए विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप जरूरी हैं, इसलिए लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सीमित प्रश्नकाल है ये शुरू किया है। अब देखो नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सर्विसेज। देखो सिविल सेवा अधिकारियों की कार्यक्षमता तथा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कर्मयोगी योजना ये पूरी है। कर्मयोगी योजना यानी जो सिविल सर्वेंट हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी कार्यक्षमता को और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बुधवार को बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो इस कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, सिविल सेवकों एवं कर्मचारियों से जुड़े अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ऐसे अधिकारियों की टीम का चयन किया जाएगा। यानी इस योजना को चलाने का उद्देश्य है कि हम कुछ विशेष प्रशिक्षण देकर के सिविल सेवकों की ऐसी टीम बनाएंगे
जिनकी कार्य क्षमता बढ़ने और लोगों की अपेक्षाओं पर जो सिविल सर्विस सेवा देंगे वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो इस तरीके से ये पहला उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और दूसरा ये जनता के लिए हित में कार्य करेंगे। उनकी जो सरकार की जो सेवाएं हैं उनको जनता तक जनता के अपेक्षा के प्रति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है, संचालन कौन करेगा इसका? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इस योजना को संचालित किया जाएगा। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत योजना को संचालित किया जाएगा। देखो, वैसे सामान्यतः सिविल सेवक के जो गुण बताए जाते हैं समाज के हित में कैसे होने चाहिए। देखो, समाज की सेवा यानी समाज की सेवा का भाव होना चाहिए। इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए, पहला, यानी समाज की सेवा करने का भाव। दूसरा, इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना, कि ऐसी कौन सी तरीके हैं जिनसे हम बेहतर तरीके से समाज को सेवा दे सकते हैं, और वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे समाज को सेवा ठीक तरीके से नहीं दी जा सकती हैं। वो चुनौतियां हैं सामना करने के लिए प्रगतिशील और ऊर्जावान, यानी सिविल सेवक प्रगतिशील होने चाहिए, ऊर्जावान व सक्षम होने के साथ कैसे होने चाहिए? सक्षम होने के साथ साथ वो पारदर्शिता लाने वाले हों। तो कितने गुण हो गए? यानी कि सेवा का भाव, चुनौतियों का सामना, प्रगतिशील और ऊर्जावान और पारदर्शिता। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये 5 गुण हैं एक जो सिविल सेवक के अंदर होने चाहिए। सेवा का भाव, सेवा से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रगतिशील, ऊर्जावान व सक्षम होना चाहिए और पारदर्शिता। तो ये गुण होने चाहिए। अब देखो, सरकार ने जो योजना चलाई है ये मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया ये एक बेहतर कदम साबित होगा, क्योंकि देश की सिविल सर्विसेज को अगर सुधार दिया जाएगा, वो अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करेंगे, तो ये सरकार के द्वारा सबसे बेहतर प्रयास होगा। देखो, 2017 में नरेंद्र मोदी मंसूरी सिविल सर्विसेज अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में गए थे, यानी 2017 के दौरान। उस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रशिक्षण में व्यापक बदलाव होना चाहिए, इस पर चर्चा की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कर्मयोगी योजना को आज मंजूरी दे दी गई है, जिससे सिविल सेवक अधिकारी हैं वो प्रशिक्षण पा सकेंगे। देखो, इस योजना को कर्मयोगी योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी, जिसके माध्यम से सभी सिविल सर्विसेज अधिकारी कहीं पर भी लैपटॉप, मोबाइल, अदरवाइज किसी भी इक्विपमेंट से जिससे नेट संचालित होता है, आई गॉट कर्मयोगी इस ऐप के माध्यम से वो बेहतर प्रशिक्षण पा सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, कर्मयोगी योजना ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाई जाएगी, आई गॉट कर्मयोगी ऐप के माध्यम से, जिसके द्वारा इनको बेहतर क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण, यानी बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरी नेक्स्ट है, देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें 3 MOU को भी मान्यता दी गई है। इसमें पहली मान्यता दी गई है भारतीय वस्त्र मंत्रालय को जापान के साथ पहल करने पर, फिनलैंड के साथ खनन मंत्रालय को, और डेनमार्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखो, ये भारतीय मंत्रालय है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्तर है काफ़ी कमज़ोर है,
लेकिन डेनमार्क को वैसे भी पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा बनाई जाती है। तो अगर डेनमार्क के सहयोग ले लिया जाए तो हम पवन ऊर्जा अपने देश में विकसित कर सकते हैं, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा होगी। ये भारत के लिए डेनमार्क एक सहयोग बेहतर होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल को मंजूरी दे दी। देखो, अगस्त महीने की पिछले वर्ष में धारा 370 को हटाया गया था, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें संशोधन करके अब 5 राजकीय भाषाओं यानी राज्य की 5 भाषाएं उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी, इनको राज्य की आधिकारिक भाषा दर्जा देने के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो एक बिल के माध्यम से किया गया है। लेकिन 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और मंजूरी मिलने पर यह अधिनियम बन जाएगा, क्योंकि अभी ये बिल है। देखो, इसमें डोगरी जो भाषा है उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने 2001 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया था, राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, और आज बीजेपी ही उसे आधिकारिक भाषा देने के पक्ष में है। देखो, नेक्स्ट है सड़क मंत्रालय। देखो, किसी भी देश का आर्थिक आधारिक ढांचा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे देश में सड़क मंत्रालय और उससे जुड़ी संस्थाएं आज भी 7,000 करोड़ रुपए की देनदारी में है। होता क्या है, देखो, घाटे में चल रही हैं। इससे हमारे देश में जो सड़क निर्माण है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। सड़क ठीक से नहीं बनेंगी तो इसका असर सीधा सीधा देश की ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा। देखो, पिछले साल यानी जब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो पेट्रोल और डीजल पर एक टैक्स लगाया जाता था, जिससे सरकार 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूलती थी प्रति वर्ष, और उसको सीधे सड़क मंत्रालय को दे दिया जाता था। लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है इन 3 वर्षों के दौरान, अब सरकार के द्वारा जो वसूला गया टैक्स पेट्रोल डीजल पर, वो अब समेकित फंड में जाता है। इस समेकित फंड से इस सड़क मंत्रालय को काफ़ी कम मिल पाता है, इससे दिक्कतें आती हैं। देखो, पिछली जो वित्तीय वर्ष में सरकार को इस मद से 1.2 लाख करोड़ रुपए के समथिंग, लाख है यहाँ पे, 1.2 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिले थे, लेकिन बहुत कम पैसा, केवल 36,000 के आसपास ही 37,000 करोड़ के आसपास ही सड़क मंत्रालय को दिया गया था। मंत्रालय का आरोप है कि जो हमें पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है। हमारे पास 1686 सड़क परियोजनाएं हैं, जिनमें 403 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी लागत, अनुमानित जो लागत थी वो बढ़ चुकी है, क्योंकि ये पहले दूसरी दर पर तय की गई थी, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। तो अब ये नई दर से इनमें मटेरियल लगाना पड़ेगा, जिनकी लागत बढ़ गई है। 530 ऐसी परियोजनाएं जिनका जो समय निर्धारित किया गया था, अब वो अपने निर्धारित समय से भी आगे निकल गई हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी परियोजनाओं में 20% बढ़ोतरी देखी गई है। तो पहले जो दर की गई थी उसमें आज 20% की बढ़ोतरी की गई है। दूसरी तरफ अब मंत्रालय के पास इतना पैसा तो रहता नहीं है कि
राष्ट्रीय राजमार्ग यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो किनारे के पास यानी जो रोड बना हुआ है उसके किनारे के पास जो भूमि है वो व्यवसाय के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। दूसरा, NH एक्ट, नेशनल हाईवे एक्ट, उसे ऐसा करने से रोकता है। वो वहाँ पर केवल सार्वजनिक कार्य हेतु ही इसे इस्तेमाल कर सकता है, दूसरी आर्थिक क्रियाओं के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये भी एक दिक्कत है। एक पॉइंट ये है कि NH एक्ट ये भी है कि आसपास की भूमि है उसको यूज करने से रोकता है। दूसरा पॉइंट है ज़मीनी विवाद राज्यों के कानून की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ राज्यों के ज़मीनी विवाद हैं जो समय से नहीं हल हो पाते हैं और उनकी समस्या मंत्रालय को झेलनी पड़ती हैं, जिससे समय लगता है परियोजनाओं को पूरा करने में। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा यानी कि मंत्रालय के पास पैसा नहीं है। तो मंत्रालय के पास पैसा नहीं है पहला, दूसरा ज़मीन संबंधी विवाद और तीसरा NH एक्ट। तो इस तरीके से मंत्रालय के सामने यानी सड़क निर्माण हमारे देश में क्यों कम हो रही हैं, क्योंकि ये 3 समस्याएं मंत्रालय के सामने है। जब तक इनका निदान नहीं किया जा सकता है तब तक भारत में सड़कों का नज़रिया नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है देखो, MSME को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को पिछले 3 महीने में 6800 करोड़ का बकाया जो भुगतान था वो सभी मंत्रालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने वहन कर दिया है। MSME विकास अधिनियम 2006 के तहत सभी बकाया का भुगतान 45 दिनों में होना चाहिए, लेकिन मंत्रालय सही या सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कंपनी सही ये 45 दिन में इस अधिनियम के तहत नहीं कर पाती हैं, जिससे इस क्षेत्र को पूंजी संकट का काफ़ी सामना करना पड़ता है और इसकी स्थिति हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक आधार बनी हुई है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है MSME विकास अधिनियम 6 के तहत जो MSME को 45 दिन का टाइम दिया गया है, सरकार को 45 दिन के अंदर इस क्षेत्र को पूंजी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में जारी हुआ है इनोवेशन रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष 50 में शामिल। तो ये देखो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ग्लोबल इनोवेशन नवोन्मेष इंडेक्स GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, भारत का स्थान इसमें 48 आया है 2020 में। 2019 में देखो यहाँ 92 गलत लग गया है, 92 52 है, यानी 4 अंकों की बढ़त की है इंडिया ने। इसके साथ अब देखते हैं GII को प्रकाशित कौन करता है। देखो UNO की एक एजेंसी है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके द्वारा इस इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है। इस इंडेक्स में 2020 के इंडेक्स में 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नमूनों को 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को इसमें शामिल किया गया है। GII इंडेक्स 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन पर आधारित है। GII में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, देखो पहले नंबर पर है स्वीडन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे ब्रिटेन, चौथे पे नीदरलैंड, पाँचवें पे डेनमार्क आदि। आगे चलते रहेंगे। तो स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड ये अब भी शीर्ष बने हुए हैं। भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने जो GII के सभी संकेत थे उन सब में बेहतर स्थिति दिखाई है। अब देखते हैं, देखो इस GII के जो संकेतक हैं, पहला है ICT सर्विस एज एक्सपोर्टर्स, इसमें गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, साइंस एवं
इंजीनियरिंग में स्नातकों की संख्या, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज में भारत शीर्ष 15 में रहा है। यानी ये ऐसे संकेतक हैं, ये चार, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार ऐसे संकेतक हैं जिनमें भारत की जो स्थिति है वो शीर्ष 15 में नंबर पर रही है। ICT सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्नातकों की संख्या, R&D इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। भारत के पड़ोसी देशों में देखो, चाइना काफ़ी आगे है, 14वें नंबर पे है, और वैसे भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं, तो चाइना तो आगे होगा ही, भारत से आगे है। वियतनाम 42वें पे है, फिलीपींस 50वें स्थान पर है। तो चाइना से अभी इनकी बेहतर परफॉर्मेंस है, चाइना को अभी अपनी स्थिति में सुधार करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम भारत को मध्य दक्षिण एशिया के हिसाब से देखते हैं तो भारत की मध्य दक्षिण एशिया में आज भी शीर्ष रैंक बरकरार है, बनी हुई है। यानी मध्य दक्षिण एशिया में भारत पहले नंबर पे है, तो ईरान दूसरे पे, कजाकिस्तान तीसरे नंबर पे बना हुआ है। अगर भारत को गरीब देशों में, भारत दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा नवोन्मेष वाली अर्थव्यवस्था है। अगर गरीब देशों के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा इनोवेशन वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, देखो, कोरोना महामारी के दौरान, यानी कोरोना नहीं है, या कोरोना महामारी के संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन 22 सितंबर से 29 सितंबर के बीच वर्चुअल तरीके से होगा। वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि जाएगा नहीं, केवल डिजिटल माध्यम से होगा। वर्चुअल यानी डिजिटल माध्यम से होगा। संयुक्त राष्ट्र का ये 75वां वर्ष है जिसके गठन का, यानी संयुक्त राष्ट्र के गठन का ये 75वां वर्ष है, जो बड़े धूमधाम से मनाना ज़रूरी था, लेकिन कारण कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये अधिवेशन बेहद खास रहेगा इसलिए, और 26 सितंबर को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के द्वारा इसकी शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। तो देखो, नेक्स्ट न्यूज़ है, चीनी सैन्य एवं सुरक्षा विकास की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी संसद में। देखो, अमेरिका के संसद में चीनी सेना और सुरक्षा विकास को लेकर के, चीन की जो सेना है और सुरक्षा विकास को लेकर के वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी संसद में पेश की जाती है। और ये पेश कौन करता है? ये करता है पेंटागन, यानी ये पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। तो इस रिपोर्ट में पेंटागन ने जो जिक्र किया है उसमें बताया है कि चाइना में क्या क्या गतिविधि हैं, क्या क्या कर रहा है। देखो, पेंटागन का चाइना पर आरोप है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका व म्यांमार समेत 12 देशों में चाइना अपने सैन्य ठिकाने बनाने की फिराक में है। इसके दूसरा है, पहला है कि सैन्य ठिकाने बनाने की फिराक है। इस सैन्य ठिकानों के जरिए, यानी इस सैन्य ठिकानों के जरिए वैश्विक सैन्य पहुंच को बढ़ाना चाहता है। यानी कि चाइना अपनी वैश्विक सैन्य पहुंच बढ़ाना चाहता है कि जिससे चाइना की वैश्विक सेना की, यानी पूरे विश्व में सेना की पहुंच चाइना की हो जाए। तीसरा आरोप है अमेरिका के सैन्य अभियान को विफल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। चौथा है 12 देशों को, देखो, जिबूती से अलग, जिनका उद्देश्य, जो 12 देश शामिल किए गए हैं, ऐसे तो उन्होंने जिबूती पे भी कब्जा किया था, लेकिन जिबूती से जो बंदरगाह लिया है चाइना ने, वो केवल ट्रेड के लिए लिया है। लेकिन इन 12 देशों में चाइना का उद्देश्य नौसेना, वायुसेना और थल सेना का इस्तेमाल, यानी मजबूती करने के लिए, सेना को मजबूती देने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है कि वहाँ तक इनकी सेना की पहुँच हो जाएगी और मजबूती बनेगी। पांचवा है
अमेरिकी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनना चाहता है, कि अमेरिका के सभी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप किया जाए। छठवां है, अमेरिका के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। इस दिशा में उसने पहले ही नामीबिया, वनुआटू, वनआटू और सोलोमन द्वीपों पर कब्जा पहले ही कर रखा है। यानी अमेरिका का आरोप है कि नामीबिया और वनुआटू, सोलोमन द्वीपों पर जो कब्जा किया है वो चाइना को आक्रामक कार्रवाई करने के फिराक में है। नेक्स्ट 7वां है, यहाँ देखो इसमें बताया गया है, ये देखो कि चाइना 200 परमाणु हथियारों को दोगुना करके 400 तक बढ़ाने की तैयारी में है और मिसाइलें भी मिसाइल बनाने की फिराक में है। यानी मिसाइल परमाणु, इसके अलावा परमाणु बाह्य एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के निर्माण में भी है। यानी अपनी जो इक्विपमेंट समस्या है उसको बढ़ाना चाहता है चाइना, यानी कि परमाणु हथियारों को दोगुना करना या मिसाइल बढ़ाना या कोई बैलिस्टिक मिसाइल बढ़ाना। साथ ही अमेरिका के पेंटागन ने चाइना की जो सेना है उसको लेकर के ये पहली बार रिपोर्ट जारी की है कि चाइना के पास 350 जहाज और पनडुब्बियों के साथ विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है चीन पर, जिसने सबसे बड़ी नौसेना बना रखी है, अमेरिका के पास भी नहीं है। और नेक्स्ट आरोप है चाइना पर कि 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना बनना चाहता है चाइना। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है चाइना का, वो चाहता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, यानी सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है चाइना। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो सुरक्षा परिषद, यूएन की सुरक्षा परिषद के एजेंडे में, यानी वहाँ पर हमारे स्थायी प्रतिनिधि हैं, भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति, उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे से स्थायी रूप से कश्मीर मुद्दे को हटा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर ये चाहता है कि पाकिस्तान शांति चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये गलत है। उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित एक राष्ट्र है, इसलिए पाकिस्तान का ये तर्क सही साबित नहीं हो सकता, इसे दुनिया जानती है। दूसरा, पाकिस्तान यूएन के एजेंडे में कश्मीर मुद्दे को शामिल करने में भी विफल रहा है, तो इसलिए उनका कहना है TS त्रिमूर्ति का कि पाकिस्तान ने अपनी जो भी कोशिश कर ली हैं वो पूरी हो गई, अब पाकिस्तान को इस एजेंडे से कश्मीर मुद्दे को हटा देना चाहिए। तो ये नॉर्मल सा इशू था। आगे देखिए, ये देखो एक बड़ा इशू है, ईरान एटमी समझौता, एडमी नहीं है यहाँ पे, एटमी है। ईरान एटमी समझौते को बचाए रखने का संकल्प। देखो ये समझौता अमेरिका और ईरान के मध्य हुआ था और इस समझौते के कारण ये तय किया गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर भंडार को संवर्धन नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका बार बार यह आरोप लगाती है ईरान पर, अमेरिका लगाती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर भंडार को संवर्धन कर रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी टेंशन्स क्रिएट भी हो गई थी। 2015 के एटमी परमाणु समझौते को लेकर के अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू किए जाने की घोषणा कर दी थी कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध हैं उन सबको लेकर के ईरान पर लगा दिया जाए, जिससे ईरान दब जाए। यहाँ तक कि उसके ट्रेड को भी प्रभावित किया गया था और उसके जो सैन्य कमांडर हैं उनको भी मार दिया गया था, मिसाइल वगैरह भी छोड़ी गई थी, यानी अटैक भी किए गए थे। अब इन दोनों में सुलह करने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि बैठक की अध्यक्षता कर रही। एक तो यूरोपीय संघ
के प्रतिनिधि थे इसमें। और इस बैठक की अध्यक्षता कर रही होल्गी स्क्रीमिड स्क्रीमिड जैसी दुनिया की शक्तियां सामने आई हैं और वो चाहती हैं कि अमेरिका और ईरान में जो है टेंशन्स ना रहे। अगर इन दोनों में टेंशन्स रहेगी तो ईरान देखो तेल के क्षेत्र में एक अच्छा राष्ट्र है। ईरान भारत पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है कि आप ईरान से संबंध कम कर लीजिए, और जबकि ईरान इंडिया को क्या भेजता है, तेल। तो तेल का प्रभाव सीधा सीधा हमारी इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ईरान का। तो इस तरीके से ये जो इंटरनेशनल इशू बना हुआ है और ये जो महाशक्तियाँ हैं इन दोनों में सुलह करना चाहती हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी जो मुख्य खबरें थी वो संपूर्ण हो चुकी हैं। आज हम इस वीडियो को यहीं समापन करेंगे। कल फिर नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।